नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करें तो बांग्लादेश में इस समय जो स्थिति बनी हुई है वो बड़ी ही तनावपूर्ण है और अगर पिछले 2-3 हफ्तों की बात करें तो वहाँ पर बड़े स्तर पे विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। बहुत सारे हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिली हैं। वहाँ के जो स्थानीय पुलिस थी, लोगों के बीच में झड़पें देखने को मिली हैं और धीरे धीरे जो ये विरोध था ये बड़े स्तर पे पहुँच गया, हिंसात्मक रूप ले लिया और उसके बाद वहाँ की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी उन्हें अपना पद त्यागना पड़ा। यही नहीं, वो देश छोड़कर भाग भी गई और वो इस समय शरण लिए हुई हैं भारत में। और अब भी क्या है कि बांग्लादेश की जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है। ये अलग बात है कि कहा जा रहा है कि वहाँ अंतरिम सरकार का गठन किया जा रहा है और जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता वहाँ के जो हैं मोहम्मद यूनुस वो कर रहे हैं। लेकिन अब भी क्या है कि वहाँ की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। उस पर भारत की सरकार पैनी नज़र गड़ाए हुए है और इसी क्रम में बात करें तो भारत सरकार के द्वारा एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। डिसीजन क्या है तो बांग्लादेश में सभी भारतीय वीज़ा केंद्र अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये सरकार के द्वारा घोषणा की गई है और इस कारण से ये महत्वपूर्ण सूचना है। तो आज इसी के बारे में हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए सूचना है, संस्कृति आईएएस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे क्या है कि खास डिस्काउंट लेकर आया है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो अलग अलग कार्यक्रम हैं उन पर लगभग 75% का डिस्काउंट संस्कृति आईएएस दे रहा है। ये जो ऑफ़र है ये कब तक वैलिड है तो 10 से लेकर 17 अगस्त तक इस ऑफ़र का आप लाभ उठा सकते हैं। और ये जो भी सूचना है इसके बारे में और अधिक जानकारी यदि आप चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। यही नहीं, संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है इस पर भी विजिट करके आप जितनी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं न्यूज़ के बारे में कि आखिर न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ है बांग्लादेश न्यूज़ लाइव अपडेट्स। बांग्लादेश गॉट इंडिपेंडेंस फॉर सेकेंड टाइम, वी मस्ट प्रोटेक्ट दिस से अंतरिम पीएम यूनुस आफ्टर रिटर्निंग। ये बात कही गई है। बांग्लादेश में सभी भारतीय जो वीज़ा केंद्र हैं वो अनिश्चित काल के लिए बंद है। केंद्र सरकार का अहम फैसला। ये दो न्यूज़ है। देखिए, दोनों न्यूज़ का आप अर्थ निकालिए कि एक तरह से क्या है कि वहाँ पर अंतरिम सरकार बनी है जिसके नेतृत्व कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस जो कि एक नोबेल विजेता हैं। और दूसरी बात क्या है कि बांग्लादेश में सभी जो भारतीय वीज़ा केंद्र हैं वो अनिश्चित काल के लिए भारत सरकार के द्वारा बंद कर दिए गए हैं। ये भारत सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है, बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है बड़े स्तर पे, वहाँ जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ये अहम फैसला लिया है। और इस समय क्या है कि वहाँ पर जो स्थिति है उस पर सरकार यानी भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है वो पूरी तरह से नज़र बनाए हुई है वहाँ की स्थिति पर, वहाँ की राजनीति पर। तो आज हम इसी से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें कि ये पूरा सूचना क्या है तो जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं उन्होंने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश में इस समय वर्तमान में लगभग 19,000 भारतीय थे जिनमें से 9,000 छात्र थे। उनको पहले ही बाहर निकाल दिया गया है। ये अलग बात है कि वहाँ पर जो स्थिति है वो पहले से कहें तो भारत के संदर्भ में उस स्तर पे नहीं है। वहाँ के जो भी भारतीय थे उनको आसानी से निकाल लिया गया अभी की जो स्थिति है इससे पहले ही। और वर्तमान में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का जो गठन हो गया है उसके बाद भी क्या है कि वहाँ की जो स्थिति है अब भी ठीक नहीं है, तनावपूर्ण है। और इस हालत को देखकर ही सरकार ने बांग्लादेश में सभी जो भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र हैं उनको अगले नोटिस तक बंद कर दिया है। यानी कि जब तक अगली नोटिस रिलीज नहीं की जाएगी तब तक ये पूरी तरह से जो वीज़ा केंद्र है ये बंद रहेंगे। ये फैसला केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है और इसकी सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर मैसेज के माध्यम से अपडेट कर दी गई है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश में हिंसा
हिंसा बढ़ने और अस्थिर स्थिति बनने के बाद भारत सरकार ने वहां अपने जो भी उच्च आयोग या वाणिज्य दूतावास है वहां से जो गैर आवश्यक कर्मचारी थे जिनका उस लेवल पे वहां पर काम नहीं था उनको भी वहां से बाहर निकालकर भारत वापस बुला लिया है। और इसमें अगर बात करें तो उनके जो परिवार थे उनको भी वापस बुला लिया है। जो बड़े पदों पर अधिकारी वहां पर नियुक्त हैं तो केवल जो जरूरी है, जो अधिकारियों की आवश्यकता वहां सख्त है, उन्हीं को वहां छोड़ा गया है। उनसे उनके जो परिवार हैं या जो ऐसे गैर आवश्यक कार्य वाले जो भारतीय नागरिक हैं उनको वहां से बुला लिया गया। भारतीय राजनयिक की बात करें तो वही वहां बने हुए हैं जिनकी आवश्यकता वहां पर है और वो अब भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूतावास से जो हमारे राजदूत हैं उनको वापस बुलाया गया, वो अब भी अपने मिशन पर हैं, अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं और पूरे स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। अब बात कर ले इसके संदर्भ में तो बड़े विरोध वहां पर चल रहे हैं और ताज़ा जो हालात है उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ये फैसला लिया है जिसमें ये कहा गया है कि जो वीज़ा आवेदन केंद्र हैं ये अपनी वेबसाइट पर आवेदकों को बाद में सूचित करेंगे कि अगली तिथि के बारे में SMS के माध्यम से ये सूचना दे दी जाएगी कि आगे पासपोर्ट अगले कार्य दिवस पर कब आकर आप कलेक्ट कर सकते हैं। नोटिस में ये भी कहा गया है कि अस्थिर स्थिति के कारण सभी भारतीय वीज़ा आवेदन जो केंद्र हैं अगले नोटिस तक ये बंद रहेंगे। अगले आवेदन तिथि SMS के माध्यम से सूचित की जाएगी और अनुरोध है कि पासपोर्ट अगले कार्य दिवस पर ही प्राप्त करें। तो ये जो वेब पोर्टल है उस पर ये जो मैसेज है ये अपडेट कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें कि जो सभी राजनयिक बांग्लादेश में हैं क्या वो काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो काम कर रहे हैं। पहला ही हमने बताया कि जो आवश्यक अधिकारी हैं, जो संबंधित जो लोग हैं उन्हें वहां पर रुकने दिया गया है और वो अपने संबंधित जो कार्य हैं उसको अंजाम भी दे रहे हैं। और इसी संदर्भ में S जयशंकर जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं उन्होंने सदन में ये संबोधन में अपने बताया कि वहाँ पर काफ़ी संख्या में लगभग क्या है कि 19,000 से अधिक लोग थे जिनमें 9,000 से अधिक छात्र थे, उनको सुरक्षापूर्वक वहाँ से निकाल लिया गया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि जो सभी राजनयिक हैं वो बांग्लादेश में ही हैं और वो अपने मिशन पर लगे हुए हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो ढाका है जहां पर उच्च आयोग है, इसके अलावा जो चटगांव है जहां पर अगर हम बात करें कि चटगांव में वाणिज्य दूतावास है वो पूरी तरह से खुला हुआ है। वहां पर जो भारतीय नागरिक या अधिकारी हैं वो अब भी वहां पर अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। तो ये अभी तक क्या है कि बांग्लादेश में भारत के संदर्भ में स्थिति है। अब इसमें एक प्रश्न ये भी उठता है कि जो वीज़ा की बात हो रही है तो हम थोड़ा सा ये देख लें कि आखिर ये वीज़ा होता क्या है। तो जब किसी देश का नागरिक किसी दूसरे देश, अन्य देश में यात्रा करना चाहता है तो उसे उस देश की अनुमति लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। ये जो परमिशन होता है इसी को हम वीज़ा कहते हैं। यानी वीज़ा किसी भी देश में एंट्री पाने का एक परमिट कार्ड है जिसको हम वीज़ा कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। ये जो परमिशन कार्ड होते हैं, परमिट कार्ड होते हैं, ये अलग अलग जैसे आपकी गतिविधि होगी उसी आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। यदि आप टूरिस्ट के स्तर पे कहीं अपने देश से दूसरे देश में घूमने जा रहे हैं तो आपको टूरिस्ट वीज़ा लेना पड़ेगा। ऐसे ही अगर बिजनेस करने के पर्पज़ से जा रहे हैं तो आपको बिजनेस वीज़ा लेना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रांजिट वीज़ा होता है, जर्नलिस्ट वीज़ा होता है, एंट्री वीज़ा होता है, ऑन अराइवल वीज़ा होता है, पार्टनर वीज़ा होता है, स्टेपल्ड वीज़ा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि वीज़ा जो होता है अलग अलग कार्यों के आधार पर, जिस कारण से आप अपने देश से किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उसके आधार पर वीज़ा का वर्गीकरण किया जाता है। तो ये हमने देख लिया। वीज़ा का एक और प्रकार है स्टेपल्ड वीज़ा। आखिर ये क्या है? तो ये चर्चा में इसलिए आया कि पिछले कुछ समय पहले लगातार चीन के संदर्भ में इस वीज़ा की चर्चा हमें देखने को मिली। तो थोड़ा सा इस वीज़ा के बारे में अगर हम बात करें तो इस प्रकार के वीज़ा में इमिग्रेशन ऑफिसर पासपोर्ट पर स्टाम्प नहीं लगाता है, बल्कि क्या करता है, अलग से एक कागज़ या पर्ची पासपोर्ट के साथ क्या कर देता है, नत्थी कर देता है, स्टेपल कर देता है। और इसी कारण से इसे स्टेपल्ड वीज़ा या नत्थी वीज़ा भी कहते हैं।
यह नियमित वीजा से पूरी तरह से अलग है, जिसे जारी करने वाला जो प्राधिकरण है उसके द्वारा, प्राधिकरण के द्वारा क्या किया जाता है कि पासपोर्ट पर इसे नथी कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है और इस पर कहें तो स्टाम्प लगा दिया जाता है, मुहर लगा दिया जाता है। और चीन उन इलाकों को भारत का जिसको हिस्सा नहीं मानता है उनके लिए क्या है कि स्टेपल्ड वीज़ा जारी करता है। यही मुद्दा है जिसके कारण से ये जो नथी वीज़ा है ये चर्चा में बना हुआ है। और अगर हम बात करें तो इस वीज़ा को भारत पूरी तरह से नकारता है। ये कहता है कि ये उसकी स्वेच्छा है, अपने मन से कुछ भी कह रहा है, वो क्या है कि सच्चाई नहीं है और इस वीज़ा को पूरी तरह से खारिज करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो नथी वीज़ा है, स्टेपल्ड वीज़ा है, ये देश के कुछ अन्य देशों के द्वारा भी जारी किया जाता है, जैसे क्यूबा है, ईरान है, सीरिया है, उत्तरी कोरिया है। ये जो देश हैं ये भी स्टेपल्ड वीज़ा जारी करते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा अगर हम बात कर लें कि इस समय जो बांग्लादेश है उसकी स्थिति क्या है, तो देखिए जो ये पूरा यहाँ पर बवाल देखने को मिला, जो प्रकरण था, ये खास तौर पे नौकरी कोटा प्रणाली में लेकर जो बड़े बदलाव हुए उसी के आधार पर यहाँ पर खास तौर पे विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। और ये जो विरोध प्रदर्शन है ये 2008 के बाद शेख हसीना के लगातार चौथे कार्यकाल के लिए अगर हम बात करें तो पुनर्निर्वाचित होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि आंदोलन है, बड़ा विरोध है, हिंसात्मक प्रदर्शन है। तो इस कारण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और युवाओं के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन के कारण ही क्या है कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। बड़े स्तर पे भीड़ इसमें शामिल थी, वहाँ के नागरिक शामिल थे, जिसके दबाव में आने के बाद शेख हसीना ने अपने पद से त्याग दे दिया। और सरकार विरोधी जो प्रदर्शन है इसके बाद जो इन्होंने इस्तीफा दिया, फिर वहाँ से खास तौर पे जो कहें डिफेंस का जो एयरक्राफ्ट था उससे सीधे वो वहाँ से निकल गई और आ गई कहाँ, भारत के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे। और अभी भी वहीं वो बनी हुई है। इन्हें आगे कहाँ जाना है इस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि अब ये लंदन जा सकती हैं, अब ये सऊदी जा सकती हैं, ये दुबई जा सकती हैं, लेकिन अभी तक जो स्थिति है पूरी तरह से साफ नहीं हो चुका है। ये भी कहा जा रहा है कि अब जो शेख हसीना है वो बेलारूस भी जा सकती हैं। अब आगे देखना है कि आखिर होता क्या है। अब इसमें एक प्रश्न ये भी उठता है कि शेख हसीना का बांग्लादेश से बाहर निकल जाने के बाद भारत पर आखिर इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे जुड़े हुए आपके मुख्य एग्ज़ाम में यानी मेन एग्ज़ाम में आपके प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों देखने को मिल रहा है। देखिए अगर हम बात करें कि आखिर जो शेख हसीना है यहाँ पर बांग्लादेश में थी तो उसके सकारात्मक प्रभाव क्या थे, कि अगर वो निकल गई तो ये जितने सकारात्मक प्रभाव हैं यही अब नकारात्मक रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो क्या था कि भारत ने एक विश्वसनीय जो क्षेत्रीय साझेदार है उसको खो दिया है। क्योंकि अगर बात करें तो जो शेख हसीना थी वो लगातार भारत के फेवर में बात करती थी और इस कारण से भी आप महत्वपूर्ण उन्हें समझ सकते हैं भारत के लिए कि अपने निर्वाचन के बाद पहली जो उनकी आधिकारिक विदेश यात्रा थी वो उन्होंने भारत की थी। और इसी कारण से अब देखें तो ये जो द्विपक्षीय यात्रा हुई थी उसने भारत एवं बांग्लादेश के जो बीच संबंध है, जो मधुरता है, उसको स्पष्ट कर दिया था। क्योंकि बांग्लादेश ने भारत को महत्व दिया था अन्य भारत के जो अन्य पड़ोसी देश हैं उनकी तुलना में। दूसरी बात करें तो वह भारत की मित्र थी। बांग्लादेश में आतंकवादी समूहों से निपटने में भारत के साथ मिलकर कई सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। अब चूंकि अगर वो बाहर निकल आई हैं तो ये जितने भी कार्य होंगे आतंकवाद विरोधी, ये क्या है कि अब पूरी तरह से कहें तो रुक जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। और ये भारत के लिए एक खतरे की घंटी है क्योंकि भारत लगातार आतंकवाद से जूझ रहा है। तो ये भी एक निगेटिव कह सकते हैं कि पहले अगर वहाँ पे थी तो ये हमारे लिए अच्छा था, लेकिन अब क्या है कि वो बाहर निकल चुकी हैं तो वो हमारे लिए क्या है कि अब खतरे की घंटी है। यही नहीं, हसीना भारत की सुरक्षा चिंताओं के प्रति कह सकते हैं कि संवेदनशील थी। ये उसी मुद्दे से जुड़ा है क्योंकि भारत की जो स्थिति थी उस पर लगातार वो चिंतित रहती थी और इसी कारण से क्या है कि जो सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे थे उस पर खास तौर पर भारत के साथ वो वार्ताएँ करती थी।
तो ये हमने देख लिया। दोनों देशों के बीच में अगर हम बात करें तो आर्थिक सुरक्षा संबंधी संपर्क सुविधा बड़े स्तर पे डेवलप हुई थी पिछले अगर बात करें तो 7-8 वर्षों में। वो अब क्या हो सकता है कि एक तरह से ब्रेक हो सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब वहाँ पर जो सरकार बनेगी वो शेख हसीना की नहीं बनने वाली है। अब देखना है कि आखिर सरकार किसकी बनती है। तो इस कारण से क्या है कि अब भारत के सामने ये स्थिति देखने को मिल रही है कि अगर शेख हसीना की जो आवामी लीग है उसके अतिरिक्त कोई अन्य पार्टी बनती है तो इतना तो निश्चित है कि वो भारत के बजाय दूसरे जो भारत के पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान है, चीन है, उनको तवज्जो भारत से अधिक देंगी और ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। और पिछले कार्यकाल में शेख हसीना प्रधानमंत्री बनने के बाद बांग्लादेश और भारत दोनों ने मिलकर दशकों से कई सारे लंबित ऐतिहासिक जो भूमि संबंधित जो बॉर्डर पर विवाद थे उनको सुलझाया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो रही है वो शेख हसीना की रही है। तो इस कारण से हम समझ सकते हैं कि कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण थी। अभी भी कुछ मुद्दे हैं जो सुलझे नहीं हैं, लेकिन अब अगर वहाँ से वो निकल चुकी हैं तो ये क्या है कि वैसे मुद्दों को हल करने के रास्ते में क्या है कि एक बड़ा रोड़ा अब आ चुका है। यही नहीं, दोनों देशों ने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली ईंधन पर कई सारे बड़े करार किए थे और भारत बांग्लादेश के लिए प्रथम कह सकते हैं प्रतिक्रिया करता भी था। तो इस तरह से क्या है कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब इसमें अगर हम बात कर ले कुछ अन्य तथ्यों की तो बांग्लादेश में अब चीन की जो स्थिति हो जाएगी वो अब मजबूत हो जाएगी और भारत के लिए अब एक बड़ा खतरा है, एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक ऐसा देश वहाँ पर अपनी मजबूत स्थिति अपनी पकड़ बनाएगा जो लगातार भारत के लिए कहें तो वैश्विक स्तर पे कई सारी चुनौतियाँ खड़ा करते रहा है। यही नहीं, जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी थी, बीएनपी थी, सत्ता में थी तो तब भारत को कई सारे सुरक्षा संबंधित जो समस्याएं हैं वो उनका सामना करना पड़ा था। और अब एक बार फिर हो सकता है कि बांग्लादेश में नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में आए तो भारत के सामने कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि शेख हसीना के निकलने के बाद सीमा सुरक्षा जो विभिन्न समस्याएं हैं वो फिर से क्या है कि बढ़ सकती हैं। इस्लामी चरमपंथी बांग्लादेश में फिर से एक्टिव हो सकते हैं और ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। यही नहीं, पारगमन का जो भविष्य होगा, आवागमन का जो सीमा पार जो आवागमन है वो जो भविष्य होगा अब वो खतरे में दिख रहा है। और बांग्लादेश के साथ पारगमन और ट्रांसशिपमेंट की जो व्यवस्था है वो अब ढाका में आने वाली सरकार के द्वारा संशोधित किया जाएगा और ये अब भारत के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। ये हमने देख लिया। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत बांग्लादेश के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है थोड़ी सी उनकी अगर हम चर्चा कर लें तो देखिए दोनों देशों के बीच जो ऐतिहासिक संबंध है वो काफ़ी पुराने रहे हैं। वर्ष 1971 के गठन यानी बांग्लादेश का जब गठन हुआ था उस दौरान ही क्या है कि आवामी लीग जो थी वो पार्टी बनी थी। शेख मुजीबुर रहमान जो थे वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे और उस समय जो मुक्ति संग्राम वहाँ चला था तब से ही क्या है कि भारत और बांग्लादेश के बीच के जो संबंध हैं वो प्रगाढ़ रहे हैं। और उसके बाद से ही क्या है कि धीरे धीरे जो भारत बांग्लादेश के संबंध थे बीच में कुछ इनमें खटास आ गई थी, लेकिन फिर से शेख हसीना के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये जो संबंध थे पहले से और मधुर हो गए थे, विकसित हो गए थे और कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको सुलझा लिया गया था। यही नहीं, अगर आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों की बात करें, विकास साझेदारी की बात करें तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें तो जो बांग्लादेश है वो भारत का सबसे बड़ा 25वां व्यापारिक साझेदार है। तो आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो वर्ष 2022 में EPA जो है उस पर दोनों देश सहमत हुए, उस पर हस्ताक्षर किए। और शक्ति ऊर्जा के क्षेत्र की बात करें तो भारत और बांग्लादेश को क्या है कि 1160 मेगावाट की बिजली निर्यात करता है। तो आप देख सकते हैं कि भारत बांग्लादेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े स्तर पे एक बड़ी ऊर्जा क्षमता वाला जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भारत बांग्लादेश को देता है, वहाँ के विकास के लिए देता है। और इसके बदले बांग्लादेश से बड़े स्तर पे कहें
तो आर्थिक आय भी होती है। यही नहीं, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो मैत्री सुपर थर्मल पावर जो प्लांट है, ये पूरा प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके कई सारे कह सकते हैं उद्देश्य हैं। अब इसमें अगर हम बात कर लें विकास को लेकर कि दोनों देशों के बीच में एक अच्छी विकास साझेदारी भी रही है, तो इंडिया और जो बांग्लादेश हैं अब तक क्या है कि इनके बीच में जो वाणिज्यिक संबंध है, इस संदर्भ में क्या है कि भारत ने लगभग 8 अरब का क्या है कि बांग्लादेश को ऋण दिया है ताकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो सके। इस दृष्टिकोण से देखें तो भारत ने एक बड़ा निवेश बांग्लादेश में किया है, बांग्लादेश के विकास के लिए किया है। लेकिन अब चूंकि शेख हसीना वहाँ से निकल चुकी हैं, अब जो भी सत्ता में आता है उसकी क्या नीतियाँ होंगी, इतना तय है कि भारत के पक्ष में तो वो नहीं होंगी, बल्कि हो सकता है कि वो पाकिस्तान या चीन या अन्य किसी पक्ष में हो। इसके अलावा अगर बात करें तो सांस्कृतिक सहयोग भी दोनों देशों के बीच में काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे अगर देखें तो ढाका में इंदिरा गांधी जो सांस्कृतिक केंद्र है, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र है, ये सांस्कृतिक जो सहयोग है उसको बढ़ावा देने का काम करता है और इसके माध्यम से जो कला है, नृत्य है, जो भाषा है, इससे जुड़े हुए जो कार्यक्रम है, लोगों के बीच में संपर्क बढ़ाने का एक प्रमुख कह सकते हैं आधार है। यही नहीं, बांग्लादेश युवा प्रतिनिधिमंडल कार्यक्रम युवा प्रतिभाओं को भारत आने के लिए क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। ये हमने देख लिया कि आखिर जो शेख हसीना है जो वहाँ से निकल चुकी है, तो उसके क्या प्रभाव देखने को भारत पर या दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उन पर क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यही नहीं, भारत के सामने अब और कौन सी चुनौतियाँ प्रस्तुत हो सकती हैं। तो ये सारे मुद्दे थे जिनकी हमने चर्चा की और हाल में जो वीज़ा संबंधित जो डिसीजन भारत सरकार ने लिया है वो क्यों लिया है उसके बारे में हमने चर्चा की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।